गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 7, मैं आकांक्षा पालीवाल, हिंदी अध्यापिका। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पिछले माह की कक्षाओं में हम लोगों ने निरंतर झूम के प्रयास से अपने हिंदी वसंत के पाठ 2 को संपूर्ण किया है ना। पाठ 1 हम पक्षी उन्मुक्त गगन के और पाठ 2 दादी माँ। अप्रैल माह की कक्षाओं में हम पाठ 3 से शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। और इन वीडियो में हम सारांश से निरंतर पाठ को रखेंगे और बाद बाकी की आपकी जो भी दुविधाएं हैं, जो भी शंकाएं हैं, आप अपनी पाठ पुस्तक के माध्यम से उनका अनुकरण करें। उसके पश्चात अगर आपको कोई भी कठिनाई का अनुभव होता है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हाँ? तो चलिए हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। हिमालय की बेटियां। इस पाठ में हिमालय को एक बहन के रूप में, एक माँ के रूप में, एक प्रेयसी के रूप में देखा गया है। उससे निकलने वाली गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों की क्या क्या महानता है उसको वर्णित किया गया है। हिमालय को सिर्फ एक हिमालय पर्वत ना समझकर उसको मानवता के रूप में वर्णित किया है ना। तो देखिए, इस पाठ में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों का वर्णन किया है। लेखक ने इन नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है। सिर्फ लेखक ने ऐसा नहीं कहा कि हिमालय जो पर्वत है, जो हिमालय है, वहाँ से सिर्फ ये कुछ नदियाँ निकलती हैं। उन्होंने कहा कि हिमालय की बेटियां हैं जो वहाँ से प्रवाहित हो रही हैं, वो सिर्फ उन्हें नदियों का नाम ना देकर क्या कहा, हिमालय की बेटियां। अर्थात लेखक ने नदियों को मानवीकरण किया है। बेटा, मानवीकरण का शाब्दिक अर्थ अगर मैं बताऊं तो होता है कि किसी भी ऐसी वस्तु को मानव के रूप में दिखाना जो एकदम जीवंत हो जाए, जिसके अंदर जीवन आ जाए। जैसे कि पेड़ है, मैं पेड़ का वर्गीकरण या पेड़ का उदाहरण ऐसे दूं कि पेड़ मुस्कुरा रहा है, पेड़ की लताएं हिल रही हैं और हिलती हुई लताएं ऐसी लग रही हैं कि मानो कि पेड़ हमसे कुछ कह रहा हो। तो जब हम ऐसे चीज़ों को प्रकट करते हैं तो वहाँ मानवीकरण होता है कि हमने पेड़ को या नदी को मानव बना दिया। लेखक जब हिमालय की यात्रा पर जाता है तो वहाँ से निकलने वाली नदियों के विभिन्न रूपों का बहुत ही सुंदर वर्णन करता है। हम सबको पता है कि हम कहीं अगर घूमने जाते हैं तो हम आकर बताते हैं ना, हम ऐसे बताते हैं कि इतना सुंदर था, ऐसा लग रहा था, वैसा लग रहा था। तो सेम ऐसे ही लेखक ने किया। जब हिमालय की यात्रा पर गया तो उन्होंने वहाँ से निकलने वाली नदियों के विभिन्न रूप, अलग अलग रूप, सुंदर का वर्णन किया। लेखक कहते हैं कि जब वह इन नदियों को मैदानी भागों में देखते हैं तो यह नदियाँ बहुत ही शांत और गंभीर किसी शिष्ट महिला, शिष्ट का अर्थ होता है बहुत ही सदाचार, अच्छे आचरण वाली शिष्ट महिला की भांति दिखाई पड़ती है। मतलब उन्होंने जो नदियाँ निकली वहाँ से, जो प्रवाहित हुई, उन्होंने कहा वो एक ऐसी इतनी सुंदर लगती हैं कि मानो कोई महिला खड़ी हो। और कैसी महिला? जो अत्यंत सदाचार से परिपूर्ण हो, जो अपने आचरण से सुलझी हुई हो। लेकिन पहाड़ों पर इनका अलग ही रूप है। जब वो पहाड़ों से अलग हो जाती हैं नदियाँ तो वो अलग लगती हैं, और जब वो पहाड़ों पर होती हैं तो उनका रूप अलग होता है। लेकिन पहाड़ों पर इनका अलग ही रूप है। यह नदियाँ दुबली, पतली और उछलती, कूदती, हंसती रहती हैं। लेखक इनकी बाल लीला को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। अब मुझे ज़रा यहाँ बताइए, पहले वाले उसमें मैंने कहा मानवीकरण के रूप में प्रस्तुत किया है। अब जब मानवीकरण के रूप में प्रस्तुत किया है तो आप लोग खुद देख सकते हो, क्या नदियों की कोई बाल लीला होती है? बाल लीला क्या होती है? जो बचपन में बच्चा खेलता है, कूदता है, हंसता है। तो नदियों में तो ऐसा नहीं होता। लेकिन लेखक ने नदियों को बोला ऐसा, कहा ऐसा कि वो इतनी पतली है, इतनी दुबली है, और जब वो उछलती हैं, कूदती हैं, हंसती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो कि कोई छोटा सा बालक, कोई छोटा सा बच्चा ऐसा कुछ कर रहा हो। लेखक सोचता है कि ये नदियाँ हिमालय जैसे पिता को छोड़कर कहाँ भागी जा रही हैं। इनका पिता हिमालय इनके लिए कितना
कितना परेशान होता होगा, लेकिन इसका उत्तर कोई नहीं बता पाता कि ये हिमालय से क्यों प्रवाहित होती हैं। लेखक कहता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये जो दो महानदियां हैं, यह भी अन्य नदियों की भांति हिमालय की ही बेटियां हैं। जैसे अन्य नदियां हैं, वैसे ही सिंधु और ब्रह्मपुत्र भी हिमालय की बेटियां कहलाती हैं, और यह अपने आप में कुछ नहीं है, बल्कि हिमालय के पिघले हुए दिल की एक बूंद इकट्ठा होकर महानदियों का रूप धारण कर लेती है। लेखक कहते हैं कि ये स्वयं में कुछ नहीं है। जब तक हिमालय की एक बूंद इनको नहीं मिल जाती इनमें, तब तक ये इनका अस्तित्व कुछ भी नहीं है। तो लेखक कहते हैं कि हिमालय के पिघले हुए दिल की एक बूंद इकट्ठा होकर महानदियों का रूप धारण कर लेती है, और फिर ये नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। लेखक कहते हैं कि सिर्फ मैदानों की नदियों को देखने वाले लोग यह समझ ही नहीं सकते कि यह नदियां हिमालय की गोद में कैसी खेलती होंगी। जो सिर्फ मैदानी भाग में रहते हैं, वो लेखक कहते हैं कि उनको नहीं पता होता कि ये कितनी सुंदर कैसे खेलती होंगी, कैसे हंसती होंगी, कैसे खिलखिलाती होंगी। लेखक को नदियों का यह रूप बहुत ही लुभावना लगता है। बेटा, लुभावना मतलब मन को बहुत अच्छा लगता है, मन को एकदम आनंदित कर देता है। और यह बिना किसी झिझक के समुद्र को दामाद और हिमालय को ससुर बना देती हैं। देखो, एक रिश्ता जोड़ दिया लेखक ने। मानवीकरण हिमालय और उनकी नदियों का ऐसा किया कि एक रिश्ता बना दिया, दामाद और हिमालय को ससुर। लेखक कहते हैं कि महाकवि कालिदास से लेकर विभिन्न कवियों ने नदियों को अलग अलग नाम दिए। किसी ने इन्हें माता कहा, किसी ने इन्हें प्रेयसी कहा, किसी ने बेटी और किसी ने बहन। एक दिन लेखक के मन में भी इनको बहन कहने की भावना हुई, और जब वह उदास मन से सतलज नदी की धारा में पैर डालकर बैठता है, तो उसका मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, मतलब अत्यंत खुश हो जाता है, और वह गुनगुनाने लगता है और कहता है, सतलज बहन तुम्हारी जय हो तुम्हारी, लीला देखकर मैं अचरज में हूँ। अचरज का अर्थ होता है बेटा आश्चर्य, है ना। तो लेखक कह रहे हैं तुम्हारी ये लीला देखकर, ये इतनी खेल खिलौने ये सब देखकर मैं खुद आश्चर्य में हूँ। तुम बेटी हो या और हिमालय तुम्हारा पिता है, वह तुम्हारे लिए चिंतित है पर कुछ नहीं बोल रहा है। यह प्रकृति रूपी नर्तकी या अभिनेत्री के चित्रित पर्दे पर जो हिमालय की छाप है, वह अनुपम है, अर्थात अनोखी है। यानी कि यह प्रकृति जो है, यहाँ पे जो नर्तकी जो नृत्य कर रही है, जो इतनी इतनी तरह की मुद्राएं बना रही है, या अभिनेत्री जो अभिनय कर रही है, वो ऐसा लग रहा है कि मानो किसी पर्दे पर हिमालय की छाप है, और इतना अनुपम है, इतना अनोखा है कि आज तक ऐसी सुंदरता और ऐसा अनुपमीय दृश्य नहीं देखा। चलिए, यह था पाठ का सारांश कि पाठ में क्या क्या बताया गया है। पाठ में हिमालय से प्रवाहित होने वाली, हिमालय से निकलने वाली नदियों को लेखक ने क्या क्या कहा और अन्य कवियों ने क्या कहा। साथ ही उनकी इतनी सुंदर बाल लीलाओं को उन्होंने एक मानव के रूप में चित्रित किया। कुछ शब्द के अर्थ हैं, जैसे संभ्रांत। संभ्रांत का अर्थ होता है अच्छे कुल या शिष्ट, सदाचार, अच्छे मैनर वाला। हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना मैनरफुल, तो अच्छे आचरण वाला। विशाल, बड़ा। भावभंगी, हाव भाव या शारीरिक क्रियाएं। भावभंगी जैसे कि अभी हमने इसमें पहले देखा कि नर्तिका या अभिनेत्री, तो जो एक नृत्य करने वाली या अभिनय करने वाली जो अभिनेत्री होती है, क्या होता है उसके हाव भाव भंगिमा सब कुछ देखा जाता है कि उसने कैसा पहना है, वो अपने शारीरिक मुद्राएं कैसे बना रही है, किस तरह देख रही है, तो सब कुछ देखा जाता है। तो जब नदियों को मानव के रूप में कहा है, तो यहाँ पे भी सारी एक एक चीज का वर्णन किया है। विस्मय मतलब आश्चर्य, बंधुर मुकुट या ऊंचा नीचा, सरसब्ज मतलब हरा भरा, मौन चुपचाप, प्रवाहित बहना, जैसे नदियां प्रवाहित होती हैं हिमालय से, तो नदियां क्या है, निकल रही हैं, बह रही हैं। लुभावना, मन को मोहने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। जैसे वो इतने परेशान थे और जब वो सतलज नदी में लेखक पैर डाल के बैठे, तो उन्हें ऐसा लगा कि मन को लुभा लिया हो, मन को मोह लिया हो। प्रेयसी मतलब प्रेमिका, खुमारी मतलब आलस, मुदित मतलब प्रसन्न, अनुपम अनोखा,
बलिहारी मतलब न्यौछावर होना या कुर्बान करना। इस वीडियो में मैंने आपको पार्ट 3 हिमालय की बेटियों का सारांश पढ़ाया और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बताए। आप लोग इसी पाठ का अनुकरण अपनी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से करेंगे और कठिन शब्दाओं को रेखांकित करेंगे। अन्य वीडियो में और पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं वो भी मैं भेज दूंगी। धन्यवाद।